क्या राहुल गांधी भारत की संसदीय इतिहास के सबसे बेहतरीन एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं? क्या राहुल गांधी का मजाक बनाना और उन्हें पप्पू साबित करने के चक्कर में सत्ता पक्ष ने खुद अपनी ही कब्र खोद ली है? आखिर क्यों एक हॉस्टाइल मीडिया और सरकार की गोद में बैठी मीडिया भी अब अपने सुर बदलने लगी है? जिन राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा गया था, क्या वो अब सीजन्ड पॉलिटिशियंस पे भी भारी पड़ने लगे हैं? जिन राहुल गांधी को अच्छे वक्ता न होने की बात कहकर खारिज किया जाता रहा था, आज देश ही नहीं सारी विदेशी मीडिया भी उनकी बात को इतना सीरियसली लेने पे क्यों मजबूर हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू मीडिया और मैं हूं रवि सिन्हा। मुझे अच्छे तरह यह पता है कि जब मैं राहुल गांधी को देश के संसदीय इतिहास में सबसे अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे इमर्ज करने की बात कर रहा हूं, जब मैं उनके इंपैक्टफुल लीडर होने की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे क्रिटिक्स मेरे वीडियो पे टूट पड़ेंगे। मेरे इस विश्लेषण को कांग्रेस स्पॉन्सर्ड बताने की कोशिश होगी और इसलिए पहले देखिए बिहार से आने वाले ये विजुअल्स जो खुद बहुत कुछ कह रहे हैं। इस देश की राजनीति बदल रही है और इस बदलाव के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं आज राहुल गांधी। आप राहुल गांधी के एलओपी के परफॉर्मेंस को अब सिर्फ उनके संसद में प्रेजेंस या उठाए गए सवालों के आधार पर ही नहीं आकलन कर सकते हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी के देश की आर्थिक और सामाजिक समझ की भी बात करें तो सरकार और मीडिया के तमाम प्रयासों के बावजूद कि कैसे उनकी बात को राइट ऑफ किया जाए, वो अपने मुद्दों पे हमेशा डटे रहे हैं। दूसरे सत्ता दल या विपक्षी राजनेताओं की तरह अपना स्टैंड बार बार नहीं बदला है मौके की नजाकत के हिसाब से, और अक्सर ही उनके उठाए मुद्दे बेमन से ही सही सरकार मानने को मजबूर होती रही है। मसलन जब फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोविड की वजह से सुनामी आने वाली है, तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने 17 मार्च को संसद में यह कहा कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। और फिर एक हफ्ते बाद ही 24 मार्च 2020 को देश भर में लगाना पड़ गया लॉकडाउन। जब राहुल गांधी ने जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन पे सवाल उठाए और इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा, तो सरकार ने इसे बेसलेस एलिगेशन बताया। लेकिन बार बार जीएसटी में होने वाले बदलाव राहुल गांधी को सही साबित करते चले गए। जब राहुल गांधी ने नोटबंदी को देश के स्मॉल और मीडियम सेक्टर के लिए आत्मघाती बताया, तो पूरा सरकारी तंत्र और मीडिया ने उनकी खिल्ली उड़ाई और फिर सच आज सबके सामने है। और अब चुनावों में धांधली का मुद्दा एक नेशनल इशू बन ही गया है, जिसे सबसे पहले सरकार के खिलाफ खुलकर राहुल गांधी ने ही बोला था। जिस ईवीएम टैंपरिंग के एलिगेशन का कभी मजाक उड़ाया गया था, आज वो इंटरनेशनल हेडलाइन है। विश्व भर के लोकतंत्र पे एक प्रश्न चिन्ह है। ये लोकतंत्र पे अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जहां राहुल गांधी की कही बात अंततः सच साबित होती चली गई है। लेकिन मैं सिर्फ इस बेसिस पे राहुल गांधी को सर्वश्रेष्ठ नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल रहा हूं। दरअसल इस देश के इतिहास में आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष ने वो सारे चैलेंजेस, वो सारी दुश्वारियां नहीं झेली जो राहुल गांधी ने झेली है, और फिर भी वो हमेशा डटे रहे उन जन सरोकारों के मुद्दों पे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, सोशल मीडिया पे एक पूरी ट्रोल आर्मी तैयार की गई जो राहुल गांधी की इमेज खराब कर सके, उन्हें पप्पू साबित कर सके। और इस बीच राहुल गांधी लगातार डटे रहे अपने मुद्दों पे। चुनाव दर चुनाव उन्हें मिली शिकस्त, और बात सिर्फ कुछ चुनाव हारने की ही नहीं है। असली समस्या यह रही कि राहुल अपनी ही पार्टी में विरोधियों के प्लांट्स और स्लीपर सेल को भी झेलने को मजबूर थे। कोई और होता तो राजनीति ही छोड़ देता। उनका जो बैकग्राउंड है
कहीं किसी दूसरे डेवलप्ड देश में जाकर सेटल हो जाता और सुकून की जिंदगी जीता। यही तो चाहते थे उनके राजनीतिक विरोधी कि उनके लड़ने की हिम्मत को ही तोड़ दो, इतना जलील कर दो कि मुंह छुपाए कहीं विदेश भाग जाए। लेकिन नहीं, ये खून देश के लिए बलिदान देने वालों का खून है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में कभी अंग्रेजों के आगे भी न झुकने वाले परिवार का खून है। कैसे उन्हें वो लोग झुका लेते, डरा लेते, जिनका इतिहास कलंकित है देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की मुखबरी करने के लिए। आप सोच कर देखिए, क्या देश के संसदीय इतिहास में कभी किसी नेता प्रतिपक्ष, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतना हमला झेला है? नहीं। यहां तो एक मर्यादा रही है कि विपक्ष को कभी दुश्मन न समझा जाए। आमतौर पर जब देश में बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जाती है तो एक पब्लिक परसेप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम याद आता है। भाजपा सबसे ज्यादा विपक्ष में रही है इसलिए भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष थे, अच्छे वक्ता थे और उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान मिलता था। लेकिन यह वो दौर था कि सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करता था, उन्हें ना तो दुश्मन समझा जाता था और ना ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से उन्हें डराया धमकाया जाता था। लीडर ऑफ अपोजिशन को घंटों ईडी के दफ्तर में बैठाकर उनका मनोबल तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होता था। विपक्ष के सांसद और विधायक को डरा धमकाकर अपने पाले में लेने के लिए राजनीति की हर मर्यादा तार तार नहीं की जाती थी। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और चुनाव आयुक्त आमतौर पर तटस्थ होते थे, न कि नेता प्रतिपक्ष को धमकाने वाले औसत दर्जे के लोग। वो राजनीति की एक अलग ही मर्यादा का दौर था और इसलिए वाजपेयी जी का अच्छा नेता प्रतिपक्ष बनना उतना मुश्किल नहीं था, उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था जितना कि राहुल गांधी का बनना। याद कीजिए कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने माना था कि उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें यूएस जाने वाले डेलीगेशन का हिस्सा बनाया था। हालांकि चुनावी भाषणों में आरोप प्रत्यारोप तब भी लगते थे। आज की राजनीति बहुत अलग है, बहुत दूषित है, बहुत षड्यंत्रकारी है। अगर सांप्रदायिक राजनीति तब भी थी तो जनमानस का ऐसा ब्रेन वॉश नहीं किया गया था। एक सत्ता पक्ष के नेता के लिए मास मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को ऐसे हिप्नोटाइज नहीं किया गया था। अगर वाजपेयी जी को ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता तो क्या होता? शायद आज भाजपा देश की राजनीति में साफ हो चुकी होती। राहुल गांधी की एक मैच्योर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन की यात्रा बेहद एकाकी रही। सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की अच्छी समझ के बावजूद उन्हें नॉन सीरियसली लिया गया, उनका माखौल उड़ाया गया, करोड़ों खर्च किए गए उनके इमेज को डैमेज करने के लिए। यहां तक कि उनकी पार्टी के अंदर भी गुटबाजी हो गई उनके ही खिलाफ, कुछ भाजपा के स्लीपर सेल्स की तरफ से तो कुछ इस कुंठा में कि राहुल गांधी की राजनीतिक योग्यता क्या है सिवाय इसके कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। गोदी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ उनके खिलाफ और वो चुनाव दर चुनाव हारते ही गए। जब अपनी पार्टी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो फिर दूसरे विपक्षी दल उनको क्यों सीरियसली लेते? जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो होना तो यह चाहिए था कि सारे ही लोग सामूहिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें और फिर पार्टी का पुनर्गठन हो। लेकिन पार्टी के पुराने घाघ कांग्रेसी नेताओं ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि अब पार्टी को ही हाईजैक करने का टाइम आ गया है। और राहुल बहुत अच्छे से समझ भी रहे थे इस खेल को, लेकिन शतरंज के अच्छे खिलाड़ी की तरह वो करते रहे इंतजार अपने एक ऐसे चाल का जब वो विरोधी को अच्छे से घेर लें, जिनमें कुछ थे पार्टी के अंदर तो कुछ बाहर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी चाहते तो नरेंद्र मोदी के कमजोर विकेट पे आ जाने का फायदा उठाने की कोशिश करते और कांग्रेस समर्थित तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की पहल करते। लेकिन अब राहुल वो पुराने वाले राहुल नहीं रह गए हैं। वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्टेट्समैन बनने की राह पे हैं। वो जानते थे कि ऐसा कोई भी कदम नरेंद्र मोदी के लिए सिंपैथी वेव में बदल जाएगा, क्योंकि मोदी सेंटिमेंट से खेलना बखूबी जानते हैं।
इसलिए यह जानते हुए भी कि चुनाव में धांधली हुई है, वो चुपचाप लगे रहे एक डाटा एनालिटिक्स की टीम के साथ फुल प्रूफ एविडेंस के लिए। और अब सच पूरे देश के सामने है। अब राहुल गांधी सही मायनों में बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं, जहां अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए भी उनके साथ जुड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो जुड़ते गए विपक्ष के सारे दल, यहां तक कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल जैसे कांग्रेस को डैमेज करने का सपना देखने वाले भी अब वोट चोरी के मुद्दे पे राहुल गांधी का विरोध करके जनता के बीच अपनी भद्द पिटवाने की गलती नहीं कर पा रहे हैं। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सारे सबूतों के साथ, तो सामने की कतार में बैठे वो सुपारी पत्रकार भी कोई गलती नहीं ढूंढ पाए, जिन्हें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा ही जाता है भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछने के लिए। राहुल गांधी की यह यात्रा अभी बहुत लंबी है। यह देश आज इंतजार कर रहा है एक आइडियल लीडर का, जो जनता के सवालों से ना भागे, उनके बीच आम जनता की तरह जाए और जिसके अंदर संवेदनाएं हो। क्या राहुल गांधी इन उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? राहुल गांधी कई मायनों में आज बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कहे जाने वाले वाजपेयी जी से भी आगे निकल चुके हैं। क्या राहुल गांधी सिर्फ बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह ही देखे जाएंगे इतिहास में, या फिर राहुल बदलेंगे इस देश की राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पे बैठ के? अटल बिहारी वाजपेयी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे एक्सेप्टेबल चॉइस थे, ना कि मास मूवमेंट करके जन नायक बने थे। उस समय भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए चेहरे के तौर पे थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो राम मंदिर के मुद्दे पे रथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे चेहरे हैं नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ संघर्ष का। लेकिन राहुल की यात्रा अभी अधूरी है। राहुल को सिंबॉलिक भारत जोड़ो यात्रा से कहीं आगे जाकर सही मायनों में भारत को जोड़ना है, जहां की आज की नफरत और हिंसा की राजनीति की कोई जगह ना हो। न सिर्फ पत्रकारों के लिए बल्कि राजनीति शास्त्र के हर विद्यार्थी के लिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या राहुल गांधी देश की संसदीय इतिहास में बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे अपना नाम दर्ज करा पाएंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय से हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।